ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर कर लिया है। पिछले वीडियो में हमने संगम काल के बारे में पढ़ा, जो कि लगभग 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक चला। इसमें हमने संगमकालीन राज्य जैसे चेर, चोल तथा पांड्यों के बारे में पढ़ा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। खैर, प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। दक्षिण भारत के राजवंश 500 से लेकर 1200 ईस्वी तक चला। इसमें हमने बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ना है, जैसे पल्लव वंश, वातापी और वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य तथा चोल वंश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दक्षिण भारत के पहले राजवंश पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। सातवाहन वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पल्लव वंश 575 से लेकर 857 एडी तक चला। और दोस्तों, यह पल्लव वंश पुराना वाला पल्लव वंश की तरह नहीं है। जो हमने पहले पढ़ा था वो था पल्लव वंश, और उसी को पार्थियाई वंश के नाम से भी जानते थे। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मध्य एशिया से आए थे, जहां आज ईरान है ना, वहां से आए थे वो मध्य एशिया वाले लोग। उन लोगों ने यहाँ पे आया और उसके संस्थापक थे मिथ्राडेट्स। तो ये पल्लव वंश उस पल्लव वंश से अलग है। तो पहले तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और दूसरी चीज़ इसमें बोली जा रही है कि वह सातवाहन वंश का जब पतन हो रहा था तब पल्लव वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, सातवाहन वंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह राजवंश दक्षिण भारत की तरफ ही फैला हुआ था। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ था। तो सातवाहन वंश जब ख़त्म हो रहा था, जब इनकी शक्ति ख़त्म हो रही थी, लास्ट के जो भी रूलर आए इनके, वो योग्य ना होने के कारण उनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग गया। तो पल्लव वंश ने उस समय अपनी स्थापना की। ठीक है, पल्लव वंश की स्थापना उसी समय हुई जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाई। पल्लवों की राजधानी संस्कृत हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि उस समय वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जो इनकी राजभाषा थी वो संस्कृत थी। पल्लव वंश का संस्थापक बप्पा देव था। कौन था? बप्पा देव। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको तो ये बात पता ही है कि जो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर होता है। संस्थापक मतलब किसी एक वंश का जिसने नींव डाला उसको बोलते हैं संस्थापक। लेकिन उस वंश को जिसने फलाया फूलाया, ठीक है, बहुत ही ऊपर बढ़ाया, उसका डेवलपमेंट किया, तो ऐसे को बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो बप्पा देव ने क्या किया, केवल इस पल्लव वंश की नींव डाली। लेकिन सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस राज्य को बहुत ही दूर दूर तक फैला दिया। तो चलिए दोस्तों, सिंह विष्णु के बारे में ही पढ़ते हैं। सिंह विष्णु 575 से लेकर 600 एडी तक इनका राज्य चला। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इनके दरबार में भारवी नामक एक लेखक रहा करते थे, जिन्होंने कीर्तार्जुनीयम की रचना की। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं, सिंह विष्णु के दरबार में एक भारवी नाम के संस्कृत के महान कवि रहते थे। इन्होंने कीर्तार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की। इसको एक उत्कृष्ट श्रेणी का महाकाव्य माना जाता है। दोस्तों, यह काव्य किरात रूपीधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच में धनुर्युद्ध तथा वाद वार्तालाप पर केंद्रित है। तो दोस्तों, ये कीर्तार्जुनीयम क्या है? इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो युद्ध हुआ है और वार्तालाप हुई है, उस पर आधारित एक महाकाव्य है। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, वराह मंदिर का निर्माण हुआ है वो सिंह विष्णु के ही शासनकाल में हुआ था मामल्लपुर में। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक थे, जिन्होंने चेर, चोल तथा पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया। तो दोस्तों, इन्होंने चेर, चोल, पांड्यों तीनों को, संगमकालीन राज्य जो थे उनको पराजित किया। अब हम आगे देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में।
तो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी तक यानी कि केवल 30 साल के लिए राजा थे। तो देखते हैं दोस्तों, महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ थे। शुरुआत में यह जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म के अनुयायी बन गए। तो दोस्तों ये पहले जो थे वो जैन धर्म को फॉलोवर थे, ठीक है, जैन धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने तमिल के एक संत थे जिनका नाम था अप्पर, उनके प्रभाव में आके, उनके इन्फ्लुएंस में आके शैव धर्म को फॉलो करने लगे, यानी भगवान शिव के धर्म को। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में ही चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। तो दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, ये वातापी के चालुक्य जब हम पढ़ेंगे उसमें एक देखेंगे इनको। ये पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत ही प्रतापी शासक थे और इन्होंने इन पर, ठीक है, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर दिया और इनको हरा भी दिया। और यहीं से पुलकेशिन द्वितीय यानी वातापी के चालुक्यों और पल्लव वंश दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक बहुत बड़े कवि भी थे, राजा तो थे ही, उसके साथ में ये एक बहुत बड़े कवि थे। तो इन्होंने किस चीज़ की रचना की? इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की, जो कि पल्लव वंश की एक बहुत ही प्रमुख रचना है। नेक्स्ट रूलर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ही था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पल्लव वंश में सबसे जो प्रतापी शासक रहा है वो कौन रहा है, तो आपको बताना है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये 630 से लेकर 688 एडी तक राजा रहे। इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय, मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही प्रतापी शासक हैं, ठीक है। इन्होंने, आपको अगर याद हो हर्षवर्धन वाला जब मैंने आपको वीडियो बनाया था, तो इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन अपने समय के बहुत ही प्रतापी शासक थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर में उनकी गिनती होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के एक शासक जिनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, उनको हरा दिया। लेकिन जो नरसिंह वर्मन आए उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। इससे पता चलता है कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे ये पूरे वंश के सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक थे, सबसे ज़्यादा महान योद्धा थे, ठीक है। इसे हराकर इन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया, ठीक है। इनके पिता का नाम था ना महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम हार गए थे, तो इन्होंने जैसे ही हराया पुलकेशिन द्वितीय को, वैसे ही इनका बदला पूरा हो गया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, ठीक है, बहुत ही यूनिक उपाधि है। तो इसको धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और वो भी पुलकेशिन द्वितीय को हराने के उपलक्ष्य में। इसके शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची में प्रवेश किया। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे भारत, मैंने आपको बताया ही था। तो इनकी इधर दक्षिण भारत की जब वो यात्रा कर रहे थे, तब उस समय ह्वेनसांग कांची में प्रवेश किए थे। उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम का ही शासन चल रहा था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों, जिसे हम एकाश्म मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही किया था, ठीक है दोस्तों। तो इनके में हम दो चीज़ें मेन देखते हैं, एक तो ह्वेनसांग कांची में आए थे और दूसरी चीज़ें हैं महाबलीपुरम में रथ मंदिरों, यानी उसको हम एकाश्म मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही कराया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इसे ही सप्तपे गौड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। किस नाम से? सप्तपे गौड़ा। अब हम देखते हैं अगले रूलर जिनका नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड। ये 700 से लेकर 728 तक रूलर रहे हैं। इनका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो इन सभी मंदिरों के निर्माण से ही द्रविड़ साम्राज्य कला की शुरुआत हुई। तो द्रविड़ साम्राज्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई अगर आपसे पूछा जाता है, तो नरसिंह वर्मन सेकंड के काल से ही हुई, ठीक है। बहुत सारी इन्होंने मंदिर बनाई, तो उसको बोलते हैं द्रविड़ कला, ठीक है। तो उसकी जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं के शासनकाल से मानी जाती है।
इस नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करने आया करते थे। दोस्तों, दंडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और वो नरसिंह वर्मन सेकंड के ही दरबार में रहते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की है। अगर आपसे पूछा जाए कि दंडी ने कौन सी रचना की है तो आपको बताना है देश कुमार चरित ने, ठीक है, इसकी रचना की है। इसके बाद नंदी वर्मन सेकंड, नंदी वर्मन थर्ड राजा हुए और इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। ठीक है, इनके बाद में नरसिंह वर्मन सेकंड के बाद में हम अगर बात करें तो नंदी वर्मन सेकंड और उसके बाद नंदी वर्मन थर्ड राजा हुए और सबसे लास्ट रूलर इनका था अपराजित वर्मन, जो कि रूलर था 879 से लेकर 897 ईस्वी तक। बाद में पल्लव समाज को चोल शासकों ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे इनका वंश कमज़ोर होता चला गया और एक बहुत ही छोटा सा वंश था इनका पल्लव वंश, जो कि 575 से लेकर 897 ईस्वी तक चला। ठीक है, 897 ईस्वी तक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका राज्य धीरे धीरे हारने लगे और अपराजित वर्मन जो थे उनके अंतिम किंग थे और इनको पल्लव समाज को चोल शासकों ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद चालुक्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो इसके बाद चालुक्यों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगले लेक्चर में हम वातापी के चालुक्य के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी पुलकेशिन द्वितीय हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महान रूलर रहे हैं ना, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।